राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ। और कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलने वाली है इस कहानी से। क्योंकि ये 4 बातें हैं और चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। आज से 2000 वर्ष पहले की बात है। सृष्टिपुर नगर भारत का एक साधन संपन्न नगर था। चारों ओर खुशियों का वास था। लेकिन एक वर्ष ऐसा भी आया जब साधन संपन्न जो सृष्टिपुर नगर था उसमें भयंकर अकाल पड़ गया। इसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपत राय। अब व्यापारी का जैसा नाम था वैसा ही वो स्वयं भी थे, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से उसका सारा धंधा चौपट होने लगा। व्यापारी के एक 22 वर्षीय बेटा था जिसका नाम था यशवर्धन। वो भी अपने पिता के अनुरूप बुद्धिमान था। वो नगर में अपने पिता के साथ में काम धंधे में सहायता करता था। एक रोज़ जब यशवर्धन अपने घर आया तो उसका पिता बहुत चिंतित लग रहा था। अपने पिता की चिंता को देख करके उसकी युवापन और जो उसकी मुस्कान थी वो छूमंतर हो गई, और वो उदास होकर के उसने अपने पिता के पास जा कर के वो बैठ गया। उसने स्थिति का जायजा लेकर के अपने पिताजी से धीमे से कहा कि क्या बात है पिताजी, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं। धनपत राय ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। लेकिन यश ने कहा कि कोई बात नहीं है, कम क्या मतलब हुआ, आज सच में आप मुझे उदास लग रहे हैं। बताओ ना पिताजी, क्या बात है। ये क्या बताएंगे बेटा, मैं बताती हूँ। पिछले 2 महीने से अकाल पड़ने की वजह से हमारा धंधा चौपट हो रहा है और उन्हें इसकी जो है चिंता सता रही है। यश की माँ ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। यश ने कहा कि क्या, लेकिन पिताजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं। यश की माँ ने कहा कि बताने से क्या हो जाता, तुम तो अभी युवा हो और तेरे पिताजी अब बीमार रहते हैं, तो ऐसे में ये किसी दूसरे नगर जाकर के व्यापार भी नहीं कर सकते। धनपत राय बोला, मैंने बोला था ना कि तुम इसे न बताओ, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो। यश की माँ बोली, तो क्या करती, आपको ऐसे चिंतित देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हमारा यश बाहर जाकर के धंधा कर सकता है। यश ने आश्चर्य से कहा, लेकिन माँ मैं तो। यश की माँ बोली कि बेटा, क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने। वैसे भी 1-2 दिन तो तुम्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना ही है, एक दिन तो धनपत राय ने कहा कि पर पार्वती, तुम ये क्या बोल रही हो, हमारा यश अभी बहुत छोटा है, ये कैसे व्यापार कर सकता है। यश की माँ ने कहा कि अजय क्यों नहीं कर पाएगा, आपने तो इससे भी कम उम्र में व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये क्यों नहीं कर सकता। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने। यश को अचानक से हुई इस तरह की घटना समझ में नहीं आ रही थी। वो घर से बाहर पिता के साथ के बिना कभी भी नहीं गया था, और उसकी माँ तो अब ये चाहने लगी थी कि वो किसी दूसरे नगर जा कर के व्यापार करे। जब यश कुछ देर तक नहीं बोला तो उसकी माँ कहती है कि बोलो बेटा, चुप क्यों हो, अब तुम्हारे पिता के कंधों के भार को उठाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यश बोला कि माँ मैं। यश की माँ बोली कि हाँ, तुम क्यों नहीं जा सकते हो क्या। धनपत राय ने कहा कि अरे ये तुम क्या कह रही हो, यश अभी बहुत छोटा है, इस दुनियादारी की समझ कहाँ है इसको। यश ने कहा कि नहीं पिताजी, माँ सही कह रही है, वैसे भी तो मुझे कभी न कभी तो घर से बाहर जाना ही होगा व्यापार करने के लिए। धनपत राय बोले, पर बेटा तुम अकेले कैसे कर पाओगे। यश बोला, पिताजी मुझे अकेला जाने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने दोस्त श्रीदत्त को लेकर के जाऊंगा। धनपत राय ने कहा, श्रीदत्त, लेकिन बेटा वो तो ब्राह्मण पुत्र है, भला वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा।
यश ने कहा कि पिताजी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे मना लूँगा। फिर यशवर्धन इतना कहकर अपने दोस्त श्रीदत्त के घर की तरफ निकल पड़ा। श्रीदत्त यशवर्धन का बचपन का दोस्त था। उसका गरीब परिवार था, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अभी हाल फिलहाल में ही श्रीदत्त की शादी भी हुई थी। यश ने सारी बात अपने दोस्त को बता दी और साथ चलने के लिए आग्रह किया। तो श्रीदत्त चौंक कर बोला कि नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यश ने कहा कि क्या, लेकिन क्यों नहीं जा सकते तुम? श्रीदत्त बोला कि अरे ये भी कोई पूछने की बात हुई भला? मेरी अभी अभी शादी हुई है, नई नई घर में पणताइन आई है यार, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? यश ने कहा देख दोस्त, 1 साल की ही तो बात है, इतने दिनों में शायद अगली साल बारिश हो जाए और हमारा व्यापार भी चमक जाएगा, इसलिए बस 1 साल के लिए ही तो जाना है। श्रीदत्त ने कहा कि नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरा काम वैसे भी पांडित्य कर्म का है। अगर इस अकाल में किसी की शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई भूख से मरेगा तो उसका कर्मकांड करवा के ही काम चला लूँगा। यश बोला वाह दोस्त, इसे ही बोलते हैं क्या दोस्ती? शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए। मैंने तो तुम्हें बचपन से मेरा सच्चा दोस्त माना था, लेकिन तुम तो स्वार्थी निकले। श्रीदत्त ने कहा कि देख भाई, जब तेरी भी नई नई शादी होगी तो तू भी ऐसा ही करेगा। तुम जाओ, वैसे भी इंसान इस दुनिया में अकेला ही तो आया है और अकेला ही जाएगा। कोई पराया नहीं है, ना कोई अपना है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई सखा है। यश ने कहा कि देख दोस्त, मैं तुम्हारी इन सब दिक्यानुसी बातों को सुनने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने मुनाफे में से 20% हिस्सा दूंगा। श्रीदत्त ने खुशी से कहा कि क्या सच में दोगे? यश बोला हाँ, मैं सच में दूंगा, लेकिन अगर साथ चलोगे तब, वरना नहीं। श्रीदत्त ने कहा कि ठीक है। यश बोला ठीक है। तो ये हुई ना स्वार्थी दोस्त वाली बात, कमीना कहीं का। लेकिन कल ही निकलना होगा हमें, ठीक है? शिवदत्त ने कहा ठीक है। यशवर्धन ने अपने दोस्त श्रीदत्त को साथ ले चलने के लिए मना लिया, लेकिन जैसे ही श्रीदत्त ने अपनी पत्नी को रात को ये बातें बताई तो वो नाराज हो गई। उसने कैसे भी करके अपनी पत्नी को मना लिया। वो अगली सुबह की यात्रा के लिए निकलने लगे, लेकिन यात्रा निकलने से पूर्व ही श्रीदत्त ने यशवर्धन के सामने 3 शर्तें रख दी। अब अगले दिन जो है यशवर्धन श्रीदत्त को अपने साथ यात्रा पर ले जाने के लिए उसके घर गया। उसने रास्ते में अपने साथ खाने पीने का सामान एक बड़े से थैले में रख लिया। उसके अलावा उसके पिताजी ने उसे व्यापार करने के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं भी दी, ताकि यशवर्धन दूसरे नगर में जब व्यापार करे तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कुछ ही पल में यशवर्धन श्रीदत्त के घर पहुंच गया। उसने उसे बाहर प्रांगण से ही आवाज़ दी कि श्रीदत्त तैयार हो गए हो क्या? तो चलें फिर, जल्दी करोगे तो दोपहर हो जाएगी अगर ज़्यादा देर की तुमने तो। श्रीदत्त ने अपने घर के कच्चे मकान के अंदर से ही आवाज़ देते हुए कहा कि हाँ बस तैयार हूँ, लेकिन चलने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। यश ने कहा कि शर्तें? कैसी शर्तें? तुम कहना क्या चाहते हो दोस्त? श्रीधर ने कहा कि अपने कच्चे मकान से बाहर आते हुए बोला कि हाँ दोस्त, शर्तें। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करोगे। यश ने कहा कि क्या, ये क्या बात हुई श्रीदत्त? बिना बातचीत के सफ़र तय करना मुश्किल हो जाएगा। यश ने आश्चर्यचकित होकर श्रीदत्त से कहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि श्रीदत्त ये बातें क्यों बोल रहा है। कुछ ही देर में श्रीदत्त ने उससे कहा कि देख दोस्त, मैंने तुम्हें बोला है ना कि सफ़र में बिल्कुल भी बोलने की आदत नहीं है मुझे। अब अगर ये शर्त मानते हो तो मैं दूसरी शर्त बोलूं। यश ने कहा कि ठीक है, बोलो क्या है तुम्हारी दूसरी शर्त? श्रीदत्त ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि जब भी तुम काम करोगे या व्यापार करोगे तो घर आने के बाद खाना तुम बनाओगे, ना कि मैं। यश ने कहा कि क्या, पर मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा तो भ्राताश्री सीख लेना। बताओ ये शर्त मंजूर है या नहीं?
यश ने अधूरे मन से कहा, ठीक है, मंजूर है। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अब मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी सारी बातों को मानना होगा। यश बोला, मतलब दोस्त? श्रीदत्त ने कहा कि मतलब ये कि मैं जो भी काम तुम्हें बोलूं तुम्हें वो सारे करने होंगे, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यश ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या विश्वास, तुम मुझसे कुछ भी करवाने लग जाओ। उसने जैसे ही हिचकिचाते हुए इस बात को श्रीदत्त से कहा तो श्रीदत्त की पत्नी की हंसी छूट गई। जैसे ही श्रीदत्त को आभास हुआ कि यह गलत समझ रहा है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे मूर्ख, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरी हर बात को अपने बड़े भाई मान करके माननी होगी, कभी कभी मेरे पैर भी दबाने होंगे। यस बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी के भी पाँव नहीं दबा सकता। श्रीदत्त बोला कि अच्छा ठीक है, नहीं दबा सकते तो? यश बोला, हाँ नहीं दबा सकता। श्रीदत्त ने कहा कि अगर नहीं दबा सकते तो फिर अकेले ही जाओ, मैं तो यहीं से अपना पांडित्य कर्म करके काम चला लूँगा, तुम अकेले ही जाओ फिर। यश ने कहा कि नहीं नहीं, अरे ये नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर हैं। श्रीदत्त ने कहा कि अगर मंजूर है तो फिर चलते हैं। फिर उसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा, अपनी माँ के पांव छुए और घर से यशवर्धन के साथ यात्रा पर निकल गया। दोनों दोस्त बिना एक दूसरे से बात किए हुए चल रहे थे। व्यापारी पुत्र जो यशवर्धन शारीरिक रूप से थोड़ा मोटा होने के कारण उसे चलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन ब्राह्मण पुत्र पतला भी था और पैदल चलने की आदत भी थी। वो कुछ ही दूर चले थे कि अचानक यशवर्धन ने श्रीदत्त को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा कि श्रीदत्त, थोड़ा तो आराम कर लो दोस्त, अब मैं थक चुका हूँ। श्रीदत्त ने कहा, नहीं दोस्त, हम रुक नहीं सकते, थोड़ी देर बाद वैसे भी दोपहर होने वाली है, तो फिर बाद में ही रुकेंगे, अभी रुकने का कोई औचित्य नहीं है। यश ने कहा कि देखो दोस्त, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। श्रीदत्त ने कहा, यश, मैंने तुम्हें क्या कहा था घर पर कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा, अगर नहीं किया तो मैं अभी वापस चला जाऊँगा। यश ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम्हारी आज्ञा। यशवर्धन अब मन महसूस करके रह जाता। उसके लिए चलना अब दुष्कर हो चुका था, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे। इधर ब्राह्मण पुत्र श्रीदत्त को अपनी पत्नी की याद सताने लगी, लेकिन उसे कैसे भी करके 1 साल यशवर्धन के साथ रहना जरूरी था, क्योंकि 1 साल यशवर्धन के साथ रहने का मतलब ये था कि वो अपनी बाकी का जीवन आराम से बिना काम किए ही बिता सकता था, क्योंकि उसकी ज़रूरतें सीमित थी। इधर जब श्रीदत्त नहीं रुकता है तो यशवर्धन उसे आवाज़ देते हुए कहता है कि दोस्त, अगर तुम रुक नहीं सकते तो मुझे कोई कहानी तो सुना सकते हो ना। श्रीदत्त ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें अपनी पहली शर्त भी यही तो रखी थी। यश ने कहा, देखो दोस्त, मुझसे ऐसे नहीं चला जा रहा है, तुम कुछ तो सुनाओ। श्रीदत्त ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, सुनाई नहीं देता क्या कि मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। यशवर्धन ने कहा कि अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारे व्यापार में हिस्सा 20% की जगह 50% कर दूं तो फिर तो सुनाओगे ना। श्रीदत्त बोला, नहीं सुनाऊंगा। यश बोला कि ये क्या बात हुई भला। श्रीदत्त ने कहा, बस यही बात हुई, अगर चलना है तो ऐसे ही चलो। यश ने कहा कि ऐसे मुझसे नहीं चला जाता, चल कोई कहानी सुना दे, मुझे भी चलने में आसानी हो जाएगी। श्रीदत्त बोला, नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा। यश की समझ के बाहर था कि उसका दोस्त भला इतना कठोर मिजाज कैसे हो सकता है, लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। जैसे ही उसने अपनी पतलून को हाथ में दिया, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा दोस्तों, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा अगर तुमने मेरा पूरे रास्ते मनोरंजन किया तो। श्रीदत्त आश्चर्य से बोला, क्या कहा? तुम्हें कोई भांड लगता हूं मैं जो तुम्हारा मनोरंजन करूंगा? यश बोला, देखो दोस्त, मेरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? चल अब चुपचाप चलो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। यश ने कहा कि अरे नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल मत करना,
जो तुम्हारी आज्ञा। फिर वह लगातार बिना बोले श्रीदत्त के साथ अनुसरण करता रहा। अब श्रीदत्त को अचानक अपनी पत्नी की फिर से याद सताने लगी। वो असहज सा हो गया। इधर यशवर्धन को चलने में परेशानी हो रही थी। उसने फिर से अधूरे मन से कहा कि श्रीदत्त कुछ कहानी सुना दो। दोस्त, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। यश ने दुखी मन से बोलने पर श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सुना दूंगा, लेकिन मुझे आज कोई कहानी नहीं आ रही है याद। मैं बस एक छोटा सा कथन बोल सकता हूँ, लेकिन वो कथन तुम्हारे एक सोने के सिक्के से भी महंगा है। यश बोला, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? इस एक सोने के सिक्के की कीमत जानते हो तुम? तुम्हारा परिवार आराम से 1 साल के लिए भरपेट खाना खा सकता है। बात कहनी हो तो कहो। अगर पूरे सफ़र में तुमने मुझे कहानियां सुनाई तो मैं तुम्हें 1 सोने का सिक्का दे सकता हूं, वरना नहीं। श्रीदत्त ने कहा कि अच्छा, ये बात है, लेकिन मेरा एक कथन तुम्हारे 1 सोने के सिक्के के बराबर है। अगर सुनना हो तो पहले सोने का सिक्का दो और फिर सुनो, वरना ऐसे ही मेरे साथ में अनुसरण करो। यश बोला कि देखो दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुना दो ना। श्रीदत्त ने कहा, मैंने कहा ना, सुना दूंगा, लेकिन पहले सोने का सिक्का दो। श्रीदत्त का ऐसा कहते ही यश कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसे पता चल जाता है कि ब्राह्मण पुत्र बिना सोने के सिक्के के आज कोई भी कथन या कहानी नहीं सुनाएगा, इसलिए सिक्का तो देना ही होगा। उसने अधूरे मन से अपनी पतलून में से सोने का एक सिक्का निकाला और श्रीदत्त को पकड़ाते हुए कहा कि ये लो, अब कुछ सुनाओ तुम मुझे। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए सिक्का ग्रहण कर लिया और उससे कहा कि देखो दोस्त, 1 से भले 2 होते हैं। तुम कभी भी अकेला महसूस करो तो किसी दूसरे साथी की तलाश करना। यानी वो साथी कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु जैसे कोई छड़ी, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। बस मेरा जो कथन था वो पूरा हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। श्रीदत्त के इतना कहते ही यशवर्धन ने मन ही मन गुस्सा आ रहा था उसको कि उसने इतने महंगे सोने के सिक्के के बदले में एक छोटी सी बात कही, लेकिन वह कर क्या सकता था? उसका सोने का सिक्का तो अब ब्राह्मण पुत्र के हाथ में जा चुका था। व्यापारी पुत्र अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। इधर जैसे ही सोने का सिक्का ब्राह्मण पुत्र के हाथ में आया तो उसका लालच और ज़्यादा बढ़ गया। यशवर्धन निराश हो गया। उसे ब्राह्मण पुत्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसे कोई अच्छी कहानी कहने के बजाय उसे ऐसे ही एक कथन कह दिया। उसे मनोरंजन की आवश्यकता थी, लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने उसका मनोरंजन नहीं किया और उसने सोने का सिक्का भी ऐसे ही ले लिया। दोनों दोस्त ऐसे ही बिना रुके हुए दूर तक चलते हैं। ब्राह्मण पुत्र लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं व्यापारी पुत्र को चलने में तकलीफ हो रही थी। अचानक कुछ दूर चलने के बाद व्यापारी पुत्र यशवर्धन ने श्रीदत्त से कहा, दोस्त, कोई कहानी सुना दो, सफ़र कट जाएगा। श्रीदत्त ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरे पास बस कुछ कथन हैं जो कहानियों से भी ज़्यादा अनमोल हैं, तुम्हारे जीवन में काम आएंगे। तुम कहो तो मैं सुनाऊं। यशवर्धन ने कहा कि हाँ, सुनाओ। तो श्रीदत्त ने स्वार्था वाली मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बदले में 1 सोने का सिक्का लगेगा। मंजूर हो तो बोलो। यश ने कहा कि नहीं है मुझे मंजूर। श्रीदत्त ने कहा कि ठीक है, अगर मंजूर नहीं तो फिर ऐसे ही चलते हैं। यश ने कहा कि दोस्त, क्यों तकलीफ दे रहे हो, सुना दो ना। श्रीदत्त ने कहा, देखो दोस्त, तुम्हें पता है कि मैं गरीब आदमी हूँ। जब अकाल पड़ा हुआ है तो तुम्हारे पिताजी क्या ध्यान का मूल्य वही रखते हैं जो बारिश वाले वर्ष में रखते हैं? यश ने कहा कि ये क्या बात हुई, तुम्हारी कहानी का हमारे व्यवसाय से क्या मतलब? श्रीदत्त ने कहा कि मतलब है दोस्त, जब तुम्हारे पिताजी अकाल वाले साल में धान का मूल्य कम नहीं करते तो फिर मैं इस वक्त क्यों कम करूं? जिस तरह से तुम्हारे पिताजी धान का मूल्य समय को देख करके बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही मैंने भी अपने कथनों का मूल्य समय को देख करके बढ़ा दिया है। अब तुम चाहे गलत समझो या सही, लेकिन मैं वही करूँगा जो बाकी के लोग इस दुनिया में करते हैं। यश ने कहा कि ठीक है, अच्छा तो ये बात है, फिर मुझे
नहीं सुनना कोई कथन, मैं ऐसे ही चल लूँगा। श्रीदत्त ने कहा ठीक है दोस्त, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर के श्रीदत्त अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी उसने। उसे पता था कि यशवर्धन जरूर उससे कथन या कहानी सुनने को बोलेगा। वो दोनों जैसे ही कुछ दूर चलते हैं, यशवर्धन पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, दोस्त मुझे वो कथन सुना दो। श्रीदत्त ने कहा, हाँ दोस्त जरूर, लेकिन पहले मुझे वो सोने का सिक्का दो। यश सोने का सिक्का निकालते हुए कहता है कि ये लो, अब तो सुना दो। श्रीदत्त ने सोने का सिक्का लेते हुए कहा, ठीक है तो सुनो। जब तुम किसी भी अनजान के घर मेहमान बन कर के रहो तो उस समय तुम्हें शाम को भोजन परोसा जाए तो तुम पहला निवाला खाने से पहले किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना। यश बोला कि ऐसा क्यों? श्रीदत्त ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला निवाला स्वयं को खाने की बजाय किसी जीव को खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। यश बोला, अच्छा तो ये बात थी, और तुमने इस बात के लिए मुझसे एक सोने का सिक्का ले लिया। श्रीदत्त बोला कि तुम इस बात को भूलना मत जिंदगी में कभी भी। आज तुम्हें एक छोटी सी बात लगे, लेकिन आगे चलकर शायद तुम्हारे काम आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यशवर्धन को श्रीदत्त पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भला कर भी क्या सकता था। उसके बाद साथ जो है 2 बार धोखा हो चुका था। वे दोनों कुछ ही दूर बढ़ते हैं कि पीछे से यशवर्धन श्रीदत्त को आवाज़ देते हुए कहता है कि दोस्त अब मैं थक गया हूँ और दोपहर भी होने वाली है, क्यों न हम थोड़े समय के लिए रुक जाएं। श्रीदत्त ने कहा, नहीं दोस्त, अभी हमें पूरा जंगल पार करना है जहाँ बहुत सारे शेर रहते हैं। अगर दिन में हमने उस जंगल को पार नहीं किया तो फिर हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए अभी नहीं रुक सकते। यश बोला, लेकिन दोस्त मैं थक चुका हूँ। श्रीदत्त ने कहा, तो मैं क्या करूँ, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यश ने कहा कि देखो दोस्त, तुमने मेरे पहले ही 2 सोने के सिक्के तो ले लिए हैं, लेकिन तुमने बस मुझे सिर्फ 2 बेमतलब के कथन सुनाए हैं, किंतु अब तो मुझे कोई कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने कहा, नहीं दोस्त, मुझे आज कोई कहानी नहीं आती है। श्रीदत्त ने कहा कि ऐसा कहते यशवर्धन शांत हो गया। वह कुछ देर तक नहीं बोलता है। आखिर वो जैसे ही थक जाता है तो अपना सोने का सिक्का निकालता है और मजबूर होकर के श्रीदत्त की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो दोस्त सोने का सिक्का, और मुझे कोई कथन या कहानी सुना दो, लेकिन अब की बार वाली बात जो है बड़ी होनी चाहिए थी। श्रीदत्त ने कहा कि अच्छा तो सुनो, लेकिन बड़ी या छोटी मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो है तुम्हारे बहुत काम आएगी। यशवर्धन ने कहा कि ठीक है दोस्त, लेकिन तुम सुनाओ ना। श्रीदत्त ने कहा कि ठीक है तो फिर सुनो। तुम जब भी किसी अनजान व्यक्ति के घर मेहमान बन के ठहरो और जब वो तुम्हारा बिस्तर लगा दिया जाए तो तुम उस बिस्तर पर सोने से पहले उस बिस्तर को समेट करके पुनः साफ करके बिछा करके सोना। यश ने कहा कि ऐसा क्यों? श्रीदत्त ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा बिस्तर लगाए वो क्या पता वो गलती से उसमें कोई सुई या कुछ चुभने वाली वस्तु को पर ध्यान न दे पाए, इसलिए कहा। चल अब आगे बढ़ते हैं। यश ने कहा, बस इतनी सी बात है क्या? श्रीदत्त ने कहा, हाँ, मैंने पहले ही बोला ना कि मुझे कहानी नहीं आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। श्रीदत्त ने फिर यश को एक छोटा सा कथन सुना दिया और शायद उसके जो काम का नहीं था। वह निराश होकर के उसका अनुसरण करता रहा। वो जैसे ही कुछ दूर पहुँचे, यश को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसके चलते हुए पांव लड़खड़ा रहे थे। वो कुछ ही कदम चला था कि उसने श्रीदत्त को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा कि रुको दोस्त, अब मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। श्रीदत्त बोला कि दोस्त, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम नहीं रुक सकते। यश ने कहा, अच्छा तो कोई कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने कहा, कहानी नहीं सुनाऊंगा, कथन सुनाऊंगा, सुनना हो तो बोलो, और बदले में सोने का सिक्का देना होगा। यश बोला, नहीं दे सकता, अब मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है, अगर यही दे दिया तो फिर मैं व्यापार कैसे करूंगा। श्रीदत्त ने कहा कि ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कह करके श्रीदत्त आगे बढ़ने लग जाता है। उसके चेहरे पर एक स्वार्थी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था
कि यशवर्धन उससे कहानी सुनाने को बोलेगा, वो कुछ ही कदम चलते ही यश ने श्रीदत्त को आवाज़ देते हुए कहा कि ठीक है दोस्त, मुझे अब तो सुना दो कोई कथन या कहानी। श्रीदत्त ने कहा लाओ सोने का सिक्का। यश बोला वो दोस्त मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, तुम मुझे अभी कोई कथन सुना दो। श्रीदत्त ने कहा नहीं दोस्त, तुम पहले मुझे सोने का सिक्का दो, उसके बाद ही सुनाऊंगा, वरना नहीं। यश ने कहा कि अच्छा, तो दोस्त पर इतना भी भरोसा नहीं। श्रीदत्त ने कहा कि नहीं, ये कोई दोस्ती की बात नहीं है, ये अपने पेट और रोजी रोटी की बात है। अगर घोड़ा घास से यारी दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। श्रीदत्त के इतना कहते ही यश दुखी हो गया। उसने सोने का सिक्का निकाला और श्रीदत्त को बेमन से देते हुए कहा कि ये लो, अब तो सुना दो। श्रीदत्त ने उसे सोने का सिक्के को अपने पतलून में रख लिया। अब व्यापारी पुत्र यशवर्धन के सारे सोने के सिक्के उसके पास आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा सुनो, तुम्हें जब कभी भी लगे कि तुम चारों ओर से मुसीबतों में घिर चुके हो तो उन परेशानियों के आगे कभी हार मत मानना। कोशिश करना उस मुसीबत से लड़ने की, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। क्या पता जो तुम्हारा शत्रु हो वो वक्त आने पर तुम्हारा दोस्त बन जाए। इसलिए हर इंसान को साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों के आधार पर हराने की कोशिश करना, वरना इस दुनिया में ना कोई तुम्हारा सखा है ना कोई तुम्हारा दुश्मन है। ये सब तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर तुमने मुश्किल समय में भी अपना आत्मविश्वास और हिम्मत नहीं खोई तो तू निश्चित ही कामयाब हो जाएगा। चल अब चलता हूँ। यशवर्धन आश्चर्य से कहा कि श्रीदत्त, अपने घर और कहाँ? मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दे दिया और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है और तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। यश ने कहा कि दोस्त ये क्या बात हुई, तुमने मुझे धोखा दिया है। श्रीदत्त ने कहा कि हाँ दोस्त, तो हो सकता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस दुनिया में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। तुम आगे बढ़ो, इस दुनिया में तुम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। और सुनो एक बात और तुम्हें मैं मुफ्त में बताता हूँ, स्वार्थी कौन है और कौन नहीं। अगर इसका तुम्हें पता लगाना हो तो जान लेना कि जो तुम्हें बुरे वक्त से निकलने के लिए दुनिया से भी लड़ जाए वो कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे इंसान का कभी भी साथ मत छोड़ना। चलो अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। शुभ यात्रा, अलविदा दोस्त। फिर वह यश को बीच रास्ते में छोड़कर वापस सृष्टिपुर की तरफ बढ़ जाता है। तो यशवर्धन उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त कि तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जाओगे। श्रीदत्त ने कहा कि दोस्त, यही दुनिया की रीत है, किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। चलो अब चलता हूँ। श्रीदत्त यशवर्धन की बातों को अनसुना करके वापस चल पड़ता है और यशवर्धन दुखी होकर के उसे देखता रहता है। श्रीदत्त उसके साथ ऐसा धोखा करेगा उसे पता नहीं था। श्रीदत्त ने बातों बातों में उसके चारों सोने के सिक्के भी ले लिए। अब उसके साथ सिवाय उसके माता पिता के आशीर्वाद के कुछ नहीं था। वो दूसरे नगर में बिना पैसों के कैसे व्यापार कर सकता है, इसका उसे बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। वो हताश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दोपहर हो चुकी थी। उसे कैसे भी करके शाम तक जो है जंगल को पार करना था। अब व्यापारी पुत्र जो था वो उदास होकर के चुपचाप आगे बढ़ रहा था। वो निराशा के गहरे अंधकार में कहीं खो चुका था। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसे जल्दी से उस जंगल को पार करना था। ऊपर से थकान भी उस पर हावी थी। उसके सारे सोने के सिक्के तो ब्राह्मण पुत्र श्रीदत्त ले गया। अब उसके पास सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं था। उसे अब भूख भी लग चुकी थी, शाम होने वाली थी। जो मिट्टी का पात्र वो अपने साथ लाया था उसमें पानी खत्म हो चुका था, इसलिए उसे प्यास भी लग चुकी थी। इसी कारण उसने चारों ओर पानी की तलाश की। अचानक उसे कुछ दूर घने वृक्ष दिखाई दिए। उसने सोचा कि वहाँ पानी जरूर होगा, इसलिए वो अब उन वृक्षों की तरफ बढ़ चला
और जैसे ही उन वृक्षों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक तालाब था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था। उसमें पानी बहुत कम मात्रा में बचा था। चूँकि वहाँ पर अकाल का प्रकोप था, उसने अपने थैले को नीचे रखा। फिर उसने तालाब के पानी में हाथ मुंह धोए। उसके बाद उसने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाया। वो जैसे ही पुनः तालाब में पानी पीने गया, अचानक आवाज़ ने उसे डरा दिया। सुनो मित्र, वो चारों ओर पेड़ों की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि शायद कोई राहगीर उसे आवाज़ दे रहा है। उसने बिना किसी की बात पर ध्यान दिए जैसे ही पुनः तालाब का पानी पीने लगा, उसे अचानक वही आवाज़ सुनी। सुनो मित्र, मैं कुछ कह रहा हूँ। यशवर्धन डर के मारे इधर उधर देखने लगा। उसने चारों ओर देखने के बाद फिर जोर से कहा कि तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ दोस्त, लेकिन शायद तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते हो। क्या मतलब? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नीचे देखो मित्र, नीचे। व्यापारी पुत्र डरता हुआ जब नीचे की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि एक कछुआ पानी के बाहर आ रहा था। व्यापारी पुत्र ने उसकी तरफ डरते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई यक्ष हो? कछुए ने कहा कि नहीं दोस्त, मैं कोई गंधर्व नहीं हूं न यक्ष हूं, मैं एक कछुआ ही हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यश ने कहा, कैसी मदद? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। फिर व्यापारी पुत्र बिना हाथ पैर मुंह धोए जैसे ही वहां से जाने लगता है, वो कछुआ फिर से पीछे से आवाज देता है, मित्र सुनो तो मेरी बात को। अकाल का वर्ष है दोस्त, मुझे यहाँ मत छोड़ो, वरना मैं बिना पानी के मर जाऊंगा। यहाँ कृपया करके मुझे अपने साथ ले चलो, और यहाँ से आगे 100 मील बाद एक बड़ी सी झील है, तुम मुझे वहाँ पर छोड़ देना। मित्र, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। यश ने कहा कि नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर यशवर्धन उस कछुए से बिना कुछ बात किए वहीं से वापस जाने लगता है। वो जैसे ही कुछ कदम चलता है तो उसे अपने दोस्त का कहा हुआ पहला कथन जो था वो याद आ जाता है, जिसमें उसने कहा था कि एक से भले दो। इसलिए वो पुनः उस तालाब की तरफ बढ़ता है और उस कछुए से डरते हुए पूछता है, अच्छा तुम हो तो कछुआ ही ना? कछुआ बोला कि हाँ दोस्त, मैं कछुआ ही हूँ, मैं कोई भूत पिशाच या बेताल नहीं हूँ। यश ने कहा कि अगर तुम कछुए ही हो तो फिर इंसानी भाषा में कैसे बात कर लेते हो? कछुआ बोला, वो मैं तुम्हें सब रास्ते में बता दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे उस झील के पास छोड़ दोगे? यश ने कहा, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। कछुए ने कहा कि अरे मित्र, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना है, तुम मुझे मरने से बचाओगे, फिर भला मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? यश ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? कछुए ने कहा कि कैसे का मतलब क्या हुआ? तुम मुझे अपने इस थैले में डाल लो और अपने बगल में थैले को लटका लेना। यश बोला, ठीक है। फिर वो उस कछुए को उठाता है और उस थैले में डाल देता है। फिर वो अपने साथ में लाए हुए छोटे से मिट्टी के पात्र को पानी से भर लेता है, ताकि उसे बीच रास्ते में जब प्यास लगे तो वो पानी पी ले। फिर वो उस कछुए के साथ आगे अपनी मंजिल की तरफ चलने लगता है। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और व्यापारी पुत्र ने अब तक जंगल को पार नहीं किया था। इस वजह से वो बहुत बेचैन था और वो धीमे से कछुए से पूछता है कि यश ने कहा कि अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम इंसानी भाषा कैसे बोल लेते हो? कछुआ बोला, ये तो हमें वरदान मिला हुआ है। यश बोला, मतलब? कछुए ने कहा कि मतलब यह है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व एक देवता उस तालाब पर एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था। तब हमारे पूर्वज ने उसका आदर सत्कार किया था। उन्होंने जल को शुद्ध बनाकर रखने के लिए अपने परिवार वालों से विशेष आग्रह किया था कि वे तालाब में हलचल ना करें ताकि पानी गंदा ना हो, लेकिन वो इंसानी भाषा में नहीं बोल सकते थे। तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उस देवता ने हमारे वंश को वरदान दिया कि हम सभी इंसानी भाषा बोलकर सभी राहगीरों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। यश बोला, तो अच्छा, तो ये बात है, तुमने खामखा मुझे डरा दिया था यार। कछुआ बोला कि कोई बात नहीं मित्र, लेकिन तुम अब तो नहीं डर रहे हो ना? यश बोला, अब किस बात का डर? अब अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारी यहीं गर्दन मरोड़ दूंगा। कछुआ बोला, अच्छा।
लेकिन दोस्त तुम ऐसा नहीं कर सकते। यश ने कहा क्यों नहीं कर सकता? कछुआ बोला क्योंकि मैं अपनी गर्दन को अंदर छुपा लेता हूँ। और वो हंसने लगा। यश बोला कि अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है। अब तुम्हें अगर साथ में ना ले चलता तो 1 महीने में ही स्वर्ग से धार जाता तू। चल अब बता कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, वरना मैं भी मारा जाऊंगा। कछुआ इस बात को कहने लगा। कछुआ बोला ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता हूँ फिर। अब कछुए के बताए हुए रास्ते पर यशवर्धन आगे बढ़ रहा था। वो दोनों काफ़ी दूर तक आ गए थे। अब सूरज डूबने ही वाला था। कछुए और व्यापारी पुत्र की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने अब तक जंगल को पार नहीं किया था और जिस जगह वो थे वहाँ शेर, बाघ, चीता रह रहे थे। यशवर्धन कछुए के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसे किसी चीते की आवाज़ सुनाई दी तो वो डर के मारे सिहर सा गया, मानो उसके पैरों से जमीन चिपक गई। डर के मारे पसीने से उसका बुरा हाल था। कुछ ही पल में वो चीता उसकी आंखों के सामने था। व्यापारी पुत्र के डर के मारे बुरा हाल था तो चीता व्यापारी पुत्र को एक खाने के रूप में देख रहा था। कछुए ने व्यापारी पुत्र से जोर से कहा, दोस्त अब जो कुछ भी मैं बोलूं वैसा ही तुम करना। यशवर्धन ने कहा कि क्या करूं मित्र? कछुआ बोला, तुम जल्दी से मुझे इस चीते की तरफ फेंक दो और दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। यश बोला, नहीं, मैं तुम्हें इसके आगे नहीं फेंक सकता, ये तुम्हें खा जाएगा। कछुआ बोला, मित्र ये बहस का वक्त नहीं है, वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। तुम जल्दी से ये कदम उठाओ वरना जान से मारे जाओगे। यश बोला, पर मैं तुम्हें इसके सामने कैसे फेंक सकता हूँ दोस्त? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, तुम फेंक दो दोस्त, देखो वो आ रहा है। इधर चीता यशवर्धन की तरफ आगे बढ़ रहा था। यशवर्धन का डर के मारे बुरा हाल था। उसने पहले एक पेड़ की तरफ देखा और फिर कछुए की तरफ। वो असमंजस की स्थिति में था। इधर वो चीता दौड़ता हुआ उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा, कछुए के कहे अनुसार यशवर्धन ने कछुए को उस चीते की तरफ फेंक दिया और खुद दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ गया। वो चीता दौड़ता हुआ कछुए की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही कछुए के मुंह को खाने लगा तो उसने अपने मुंह और पैरों को अपने खोल के अंदर सुकेड़ लिया। वो चीता उसे खाना चाह रहा था, लेकिन कछुए का खोल मजबूत होने के कारण वो उसे नहीं खा सका। उसने उसे पलटने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसे पलटने में नाकाम हो गया। कुछ देर कड़ी मशक्कत करने के बाद भी वो उसको नहीं खा सका। इस कारण निराश होकर के वो वहां से चला गया। व्यापारी पुत्र उस पेड़ से नीचे उतरा। उसने कछुए को आवाज़ दी। उसने कछुए को उठाया और प्यार से चूमा। उसने उससे रोते हुए कहा कि दोस्त, आज तुम नहीं होते तो मैं मारा जाता। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा दोस्त, अगर तुम इस जंगल में नहीं आते तो मैं भी तो उस तालाब में भूख और प्यास के कारण मारा जाता। यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा कि यानी तुम मेरी जान बचाने का श्रेय नहीं लोगे? कछुए ने कहा, कैसे ले लूं? वैसे भी मित्र शब्द का अर्थ ही तो साथ देने वाला होता है। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना कोई और हमारा यार दोस्त आ जाएगा। कछुए के इतना कहते ही दोनों दोस्त ठहाके मार करके हंसने लगे। वो घने पेड़ के बीच से होते हुए लेकिन शीघ्र ही अंधेरा छा गया, जिस कारण उन्हें एक बरगद के पेड़ के ऊपर विश्राम लेना मुनासिब समझा। अगले दिन वो जल्दी उठ गए और पूरे दिन भर बातें करते हुए आगे चलते रहे। शाम तक वो उस झील के किनारे पहुंच गए जहां उस कछुए को ठहरना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, बारिश भी खूब हो रही थी। वो प्रदेश बहुत ही समृद्ध लग रहा था। झील किनारे सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। व्यापारी पुत्र ने उदास होकर के कछुए को नीचे छोड़ते हुए कहा कि चलो मित्र, अब तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे अब आगे जाना होगा। कछुए ने भी उदास होकर के कहा, ये तो मुझे पता था दोस्त कि अब हम अलग होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यश बोला, क्या? कछुए ने कहा, तुम्हारे लिए, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तुम थोड़ी देर विश्राम करो, इतने में मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आता हूँ। यश ने कहा, ठीक है। फिर वो कछुआ उस झील के अंदर चला जाता है। यशवर्धन जैसे ही कुछ देर के लिए विश्राम करता है, वो कछुआ झील के अंदर से बाहर आता है। उसके मुख में कुछ सफ़ेद चमकदार से कुछ पत्थर थे,
जैसे ही व्यापारी पुत्र उन कछुए के पास जाता है तो उसने मुंह खोल करके वो 5 मोती उड़ेल दिए। व्यापारी पुत्र ने जैसे ही आश्चर्यचकित होकर के उन मोतियों की तरफ देखा तो कछुए ने कहा कि क्या हुआ दोस्त, ये मोती हैं, तुम्हारी उन 4 सोने की मोहरों से भी ज़्यादा कीमती। तुम इनकी सहायता से अपना व्यापार कर सकोगे। लेकिन यश ने कहा लेकिन क्या? कछुआ बोला कि लेकिन तुम्हें मैं एक बात तुम ध्यान में रखना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वह गांव सभ्य जनों का है, लेकिन उसी गांव में एक ठगों का घर है। अब वो घर गांव में घुसने के बाद आता है या फिर निकलने के बाद, इसका मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, वो ठग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तुमसे ये सभी मोती छीन सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें किसी भी तरीके से छुपा करके रखना होगा। यश बोला अच्छा, लेकिन कैसे? कछुआ बोला एक काम करो, तुम अपनी जांग में थोड़ा चीरा लगा लो और उसके बाद तुम इन मोतियों को अंदर डाल करके ऊपर उस पर पट्टी बांध लो। यश ने कहा ठीक है दोस्त, मैं ऐसा कर लेता हूँ। फिर यश ने अपनी जांग पर छोटा सा चीरा लगा दिया और उसमें से थोड़ा बहुत रक्त तो बहा, लेकिन उसे फिर भी जो है ठग परिवार से बचना था। उसके बाद उसने कछुए को अलविदा कहा। कछुए ने उसे आगे की यात्रा के लिए शुभ मंगल कामना की। उसने इसके अतिरिक्त तो उसे ये भी बताया कि अगर वो उस गांव से सकुशल निकलने में कामयाब हो गया तो फिर आगे एक विशाल नगर आएगा जिसमें वो आसानी से रह पाएगा। वो कछुए की सभी बातों को गांठ बांध लेता है। बीच रास्ते में उसे अपने ब्राह्मण दोस्त का पहला कथन याद आया, जिसमें उसने कहा था कि 1 से भले 2। आज उसका एक कथन सिद्ध हो गया। कछुए ने पहले उसे चीते से बचाया, फिर उसे मोती दिए और आगे की यात्रा के लिए जरूरी सुझाव भी दिए। वो शीघ्र ही उस गांव में प्रवेश कर जाता है। वह जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, एक भली सी शक्ल का बूढ़ा इंसान उसे घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ दिखाई देता है। यशवर्धन को वो जोर से आवाज देता है, अरे बेटा, कोई राहगीर लग रहे हो? शाम हो गई है, रात रात के लिए हमारे घर ठहर जाओ। यशवर्धन उसकी बातों से प्रभावित होता है, लेकिन बहुत थका हुआ था तो वह उसके घर ठहरना चाहता था। लेकिन अचानक उसे कछुए की कही हुई बात याद आती है कि इस गांव में एक ठगों का घर है और वो पैसे ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए वह बिना रुके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वह जैसे ही कुछ कदम आगे की ओर बढ़ाता है, वो बूढ़ा व्यक्ति पुनः पीछे से आवाज़ देता है कि अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? रात भर हमारे यहाँ रुक जाओ, तुम भले घर के लग रहे हो, इसलिए बोला है। यश बोला कि नहीं चाचा जी, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे बेटा, तुम चाहे जितना भी आगे जाने का प्रयास कर लो, लेकिन नहीं जा पाओगे। यश बोला क्या मतलब? बूढ़ा व्यक्ति बोला, मतलब साफ है बेटा, इस गांव के आखिर में एक ठगों का घर है जो इस राज्य के जाने माने ठग हैं। वो किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ते हैं। तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात यही है कि तुम रात भर हमारे यहाँ ठहर जाओ और जैसे ही सुबह हो जाएगी मैं तुम्हारे घोड़े पर बिठा करके गांव के बाहर तक छोड़ आऊँगा। यश बोला, पर चाचा जी, बूढ़ा व्यक्ति बोला, परवर कुछ नहीं बेटा, मेरा कहना मानो, रात भर ठहर जाओ। मुझे तुम भोले और भले लड़के प्रतीत होते हो, इसलिए कहा है, वरना मैं अपने घर में किसी को ठहरने के लिए नहीं कहता हूँ। मेरे घर में मेरी 2 बेजवान बेटियाँ हैं, इसलिए मैं कभी किसी अनजान को अपने घर में नहीं रोकता। लेकिन तुम अच्छे इंसान हो तो रात रात रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। यशवर्धन को बूढ़ा व्यक्ति बहुत भला सा लग रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है चाचा जी, आप जब इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे वाह, ये हुई ना बात, चलो बेटा आओ चलो। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर में प्रवेश करता है। घर को देखने पर बहुत ही साधारण सा लग रहा था। यशवर्धन की नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ती है जो लगभग 30 वर्ष की थी। बिखरे हुए बाल और मैले कुचैले से कपड़े, ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही गरीब था। वह लड़की एक चारपाई पर लेकर के आती है और यशवर्धन के लिए डाल देती है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि यह मेरी बेटी है अनंत प्रिया, 30 बरस की हो चुकी है बेटा, लेकिन अब तक शादी नहीं हो रही है। अब क्या करूं बेटा, बेटी का बाप हूं तो लोगों को बेटी से ज़्यादा
सोने की चाह है। यशवर्धन उस लड़की को देखते ही दुखी सा हो जाता है। वो लड़की कुछ पल के लिए यशवर्धन के लिए जो है पानी पीने का गिलास लेकर के आती है। यशवर्धन पानी पीने के बाद धीमे से कहता है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपके 2 बेटियां हैं, लेकिन छोटी वाली कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि वो आज शाम के नाटक के लिए तैयार हो रही है। यश ने कहा, मतलब? बूढ़ा व्यक्ति बोला, मतलब ये कि मेरी बेटी गांव में रामलीला में सीता की भूमिका निभाती है, तो वो उसकी तैयारी कर रही है, इस कारण हमसे ज़्यादा बात नहीं करती। तुम एक काम करो, अभी जाओ और स्नान करके आ जाओ, तब तक मेरी बेटी तुम्हारे लिए खाना भी बना लेगी। यश बोला, ठीक है चाचा जी। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन के लिए स्नान घर में पानी रख देता है और उसे तौलिया भी देता है। यशवर्धन अपने कपड़े निकालता है और स्नानागार में नहाने के लिए चला जाता है। उसने आराम से स्नान किया और फिर जांग वाली पट्टी को भी अच्छे से बांध लिया। वो स्नान करने के बाद वापस उस चारपाई पर आकर के बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो बूढ़ा व्यक्ति एक पानी का लोटा और एक बड़ी सी खाने की थाली लेकर के आता है, जिसमें खीर, हलवा, पूरी, आलू, छोले की सब्जी थी। वह उस थाल को यशवर्धन के आगे रख देता है। यशवर्धन को जोरों की भूख लगी हुई थी। वो बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन से कहता है, अच्छा बेटा तुम खाओ, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ, और कुछ चाहिए तो बोल देना। यशवर्धन ने कहा, ठीक है चाचा जी। यशवर्धन ने थाल को अपनी ओर खिसकाया और पहले हलवे को खीर के साथ मिलाकर जैसे ही पहला निवाला लेने लगा, अचानक उसे ब्राह्मण पुत्र का कहा हुआ दूसरा कथन याद आ गया कि कभी भी तुम जब खाना खाओ तो पहला निवाला खुद खाने की बजाय किसी कुत्ते बिल्ली को खिला देना चाहिए, इससे पुण्य होता है और कभी अन्न की कमी नहीं होती। यशवर्धन ने तुरंत इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि एक बिल्ली उसके बिल्कुल पास में ही बैठी हुई थी। उसने उस निवाले को बिल्ली की तरफ फेंका। बिल्ली ने झट से निवाला खाया और जैसे ही यशवर्धन अगला निवाला अपने मुंह में लेने लगा तो बिल्ली छटपटाने लगी और मर गई। यशवर्धन डर के मारे कांपने लगा। उसे पता चल गया कि वो घर किसी साधारण बूढ़े व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उसी ठग का है जिसके बारे में कछुए ने बताया था। उस ठग और उसकी बेटी को शायद उसके मोतियों के बारे में पता चल गया था, इसी कारण उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया था। अब तो वो मुसीबत में फंस गया था। कछुए के मुताबिक उस घर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। डर के मारे वो सिहर गया। उसने कांपते हाथों से उस बिल्ली को उठाया और दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया। उसने उस खाने के थाल को भी उसी दीवार की दूसरी तरफ उड़ेल दिया और फिर अपने हाथ धो लिए और पानी पीकर एक झूठी सी डकार ली, ताकि उस ठग को शक ना हो कि उसने खाना नहीं खाया है। लेकिन आगे उसके साथ क्या होगा ये वो भी नहीं जानता था, क्योंकि ठग बहुत ही ज़्यादा चालाक और धूर्त था। वो यशवर्धन उस ठग के घर में फंस चुका था। अब उसे पता नहीं था कि भाई ठग का परिवार उसके साथ में आगे क्या करने वाला है। उसने ईश्वर का ध्यान दिया और चुपचाप वो खाट पर बैठ गया। उसे पता था कि मुसीबत कभी भी आ सकती है, लेकिन वो तो अब यह भी नहीं जानता था कि मुसीबत जनाना होगी या मर्दाना। वो चुपचाप सिर को नीचा झुका करके बैठ गया। इधर वो बूढ़ा ठग अपनी 30 वर्षीय बेटी अंदर उसके साथ मरने का इंतजार कर रहे थे। ठग ने थोड़ा गंभीर होकर के उससे पूछा कि बेटी तुमने क्या कहा था कि तुमने उसके खाने में जहर बहुत सारी मात्रा में मिला दिया था, लेकिन वो अब मरा क्यों नहीं अभी तक? अनंत प्रिया बोली, पिताजी मैंने तो मिलाया था, लेकिन अब वो कमबख्त नहीं मरा तो मैं क्या करूं? पता नहीं किस मिट्टी का बना है। ठग बोला, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, क्या तुमने उसके खाने में जहर मिलाया था? अनंत प्रिया ने कहा, हाँ पिताजी मिलाया तो था, अगर यकीन नहीं है तो आप खा करके देख लो। ठग ने थोड़ा सा क्रोधित होकर कहा, तू पागल हो क्या जो अपने पिता को मरा हुआ देखना चाहती हो? चल मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं मरा, तब तक तुम हमारी दूसरी योजना पर काम करो। अनंत प्रिया बोली, जी पिताजी। इतना कहकर अनंत प्रिया अपने पिता के कहे अनुसार आगे की योजना को करने के लिए चली जाती है। इधर वो ठग यशवर्धन के पास में पहुंच जाता है और वो यशवर्धन से प्यार से कहता है, खाना खा लिया बेटा तुमने?
यश ने झिझकते हुए कहा कि हाँ हाँ खा लिया चाचा जी, बहुत अच्छा लगा। ठग बोला अच्छा। यश ने कहा हाँ चाचा जी बहुत अच्छा लगा। यश जैसे ही बोलता है उसी दौरान वह मन में सोचता है कि कमीने, तुमने और तुम्हारी बेटी ने मुझे मारने की पूरी योजना बना रखी थी। ये तो भला हो उस ब्राह्मण दोस्त का जिसने मुझे वो अनमोल बात बताई, वरना मैं तो उस बिल्ली की तरह कब का लुढ़क गया होता। ठग ने कहा कि क्या सोच रहे हो बेटा? यश बोला कुछ नहीं चाचा जी, सोच रहा था कि क्या आप इतना स्वादिष्ट भोजन सभी मेहमानों के लिए बनाते हो या सिर्फ ये मेहरबानी मुझ पर ही थी? ठग ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ हाँ सबके लिए बनाते हैं, आखिर मेहमान भगवान का रूप हो जो होता है। यश मन में सोचता है कि हाँ तभी तो आप सब को शिव समझ करके जहर का भोग लगाते हो। हे भगवान, बुरा फंस गया आज तो मैं, अब क्या करूं? ठग ने कहा क्या सोच रहे हो बेटा? यश बोला कुछ नहीं चाचा जी। ठग कहने लगा कि अरे बेटा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही होगी, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगवा दिया है, कमरे में जाओ, तुम जाकर वहाँ पर सो जाओ। यश ने झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है चाचा जी। वह धीरे धीरे उस कक्ष की तरफ बढ़ता है। उसके मन में हजार सवाल थे लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। वह इतनी बुरी परिस्थिति में फंस गया, इस बात का उसे आभास नहीं था। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला। उसे जोर की प्यास लगी थी लेकिन वो पानी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि क्या पता उसमें भी जहर मिलाया हुआ हो सकता था। उसने दरवाजे की कुंडी लगा ली ताकि बाहर से कोई अंदर नहीं आ सके। हालांकि अंदर उसके साथ क्या होगा वो ये नहीं जानता था। वह धीमे धीमे बड़बड़ाता हुआ उस बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने धीमे से बुदबुदाया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन ये कहावत बस दिल को तसल्ली देने के लिए थी। जब डर के मारे किसी की बजती है तो उसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसने धीमे धीमे उस बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए। वो सोच रहा था कि क्या पता उस ठग और उसकी दोनों बेटियों ने उसके बिस्तर के बेड के नीचे कोई चुड़ैल छोड़ दी हो। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी बड़ी बेटी क्या किसी चुड़ैल से कम है जो पैसों के लिए एक सुंदर से युवक को मारने पर उतारू हो गई। कमीनी की इस कारण ही शादी नहीं हुई है, भला ऐसी ठगनी से कौन शादी करेगा? ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में थे। लेकिन उसके साथ आगे क्या होगा इसका जवाब तो समय के पास ही था। वो आज रात को बलि का बकरा बनेगा या फिर जिंदा बचेगा, इसका जवाब तो भगवान के पास था या फिर वक्त के पास। वह काफ़ी थक चुका था, इस कारण उसने बिस्तर पर लेटकर योजना बनाने की सोची। वह उस बिस्तर पर जैसे ही लेटने लगा, अचानक उसे उस ब्राह्मण पुत्र का तीसरा कथन याद आया। उसने उसे बताया था कि तुम जब भी किसी के घर में मेहमान बन करके जाओ और जब उसके घर में उस बिस्तर पर सो तो उससे पहले तुम्हें उस बिस्तर को समेट करके वापस बिछाना है। उसने सावधानी से उस बिस्तर पर बिछाए हुए बिछौने को जैसे ही उठाया, वो डर के मारे चौंक गया। उफ! उसने जैसे ही उस बिस्तर को देखा तो वो चौंक गया। जिस मचान यानी कि आधुनिक बेड के जैसा कुछ उस बिस्तर पर लगाया गया था, उसे लकड़ी से बनाने के बजाय कच्चे धागों से बुना गया था। उस मचान के सीध में नीचे एक तल घर में एक मकान बना हुआ था जो कि उस कमरे से लगभग 20 फीट गहरा था। उस कक्ष में एक तेल की कढ़ाई चल रही थी जिसमें तेल उबल रहा था। वो डर के मारे सिहर गया। आग की लपटें और तेल की गर्मी को ऊपर तक महसूस किया जा रहा था। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसकी मौत का पूरा बंदोबस्त किया गया था। कच्चे धागों से बुना हुआ वो मचान, फिर उस पर सुंदर सा बिस्तर लगा हुआ था ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। फिर जो कोई भी उस बिस्तर पर सोता उसके वजन से वो धागे टूट जाते और बिस्तर सहित वो कढ़ाई में जा गिरता। उसमें उबलता हुआ तेल था और पल भर में ही उसकी भुर्ती बन जाती। लेकिन एक बार फिर उस ब्राह्मण के कथन ने उसको बचा लिया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और उस बिस्तर को पुनः उसी तरह बिछा दिया। अब वो निराशा के गहरे अंधकार में डूब गया था। उसे पता था कि अब इस ठग के घर से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन उसे कैसे भी करके वहाँ से निकलना था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उस कक्ष में एक खिड़की नज़र आई। लेकिन जैसे ही उसने उस
खिड़की को खोल करके देखा तो पता चला कि वो मकान ज़मीन से लगभग 20 फुट ऊपर था। ऐसे ही ज़मीन पर पहुंचना मुश्किल था। उसने निराश होकर उस खिड़की को पुनः बंद कर दिया। इधर एक पहर बीत जाने के बाद जब यशवर्धन कढ़ाई में नहीं गिरा तो उसकी बड़ी बेटी और वो ठग दोनों उसकी छोटी बेटी के कक्ष की तरफ जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी छोटी बेटी को उसे मारने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी छोटी बेटी ठग की रूपवती अपने बालों को संवार रही थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी और घुटनों तक खूबसूरत और चमकदार बाल, शरारती नैन नक्श, केतकी के फूलों की पंखड़ियों से उसके प्यारे होठ, किसी पर्वत के ऊपर से गिर बहते हुए झरने की तरह उसकी सुंदर भौहें। उफ, एक बार अपने खुले बालों को लहरा दे तो कोई भी नौजवान बलि का बकरा बन जाए। वो अपने परिवार की सबसे कुशल ठगनी थी। वो जितनी खूबसूरत सी उससे कहीं ज़्यादा निर्दयी थी। न जाने कितने निर्दोषों को उसने मारा था। उसका पिताजी जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह उसकी तरफ एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहती है कि आ गए पिताजी, कभी तो खुद से काम कर लीजिए। आप और दीदी जैसे ही कोई बड़ा खिलाड़ी आता है उसे निपटाने का काम मुझे ही देते हैं। अनंत प्रिया बोली कि तो क्या करें छुटकी, आज वाला बहुत शातिर है। एक तो हमें अब तक का पता नहीं कि उसने धन कहाँ छिपा रखा है और दूसरा उसने हमारी दोनों योजनाओं को असफल कर दिया। रूपवती बोली कि अच्छा चलो कोई नहीं, मैं जाती हूँ, मैं भी तो देखूँ कि वो इस रूपवती के रूप से कैसे मोहित होकर सब सच सच नहीं बता देता। ठग बोला हाँ हाँ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने अपने पिताजी के कहे अनुसार एक बड़ा सा खंजर लिया और उसे अपने बगल में छुपा लिया। इसके अलावा उसने एक बेहोश करने वाली दवा की डिबिया यानी एक बोतल भी अपने साथ में ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की तरफ वो चल दी। इधर यशवर्धन कक्ष में एक कोने में उदास बैठा हुआ था। वह उस घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया। वो चिंताशील अवस्था में बैठा हुआ था कि अचानक कमरे के दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनाई दी। यशवर्धन ने डरते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि कौन? रूपवती बोली कि मैं रूपवती, दरवाज़ा खोलिए, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यश बोला मैं कभी दूध नहीं पीता। रूपवती बोली अच्छा, लेकिन आप दरवाज़ा तो खोलिए ना। यश बोला ठीक है। फिर यशवर्धन ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर रूपवती को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके मुख पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। रूपवती ने दरवाजे को बंद किया और यशवर्धन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक सोए नहीं? मेरी बहन ने कितना खूबसूरत बिस्तर लगाया है आपके लिए। यश बोला कि हाँ हाँ कमाल है। पहले तो आपकी बहन ने हमारे लिए इतना सारा अच्छा खाना बनाया कि अगर वो बिल्ली मेरे पास नहीं होती तो मैं लुढ़क जाता। और अब अगर मैंने सोने से पहले इस बिस्तर को ना संभाला होता तो नीचे तेल में तल करके मेरी भुर्जी बन जाती। और आप कह रही हो कि मैं सोया नहीं क्यों नहीं अब तक। रूपवती बोली अच्छा, लेकिन आप चिंता न करें, मैं और मेरी बहन और मेरे पिताजी की तरह मैं नहीं हूँ। यश बोला हाँ हाँ पता है, आप उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अब शायद दूध में भी जहर मिला करके लाई हैं। रूपवती ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ और इस दूध में कोई जहर वहर नहीं है। यश बोला लेकिन इसका मैं कैसे यकीन करूँ? रूपवती बोली अच्छा कोई बात नहीं, अगर इस दूध का मैं एक घूंट पी करके दिखा दूँ तो फिर यकीन हो जाएगा ना आपको? यश बोला हाँ हो जाएगा, पी कर बताइए फिर। रूपवती ने कहा ठीक है। और फिर रूपवती ने दूध के गिलास में से एक घूंट दूध का पी लिया। यशवर्धन उसको ध्यान से देख रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि दूध में जहर नहीं है तो उसने जल्दी से रूपवती के हाथों से दूध का गिलास छीन लिया और एक बार में ही सारा दूध पी लिया। यश बोला आह मज़ा आ गया, लेकिन एक ही गिलास क्यों लेकर आई? मुझे भूख लगी थी, एक और ले आती तो आपकी मेहरबानी होती। रूपवती ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा अच्छा, लेकिन मैं यहाँ आपको दूध पिलाने नहीं, एक काम की बात करने आई हूँ।
यश ने कहा कि क्या? रूपवती बोली, मैंने सुना है कि आपके पास धन है। अब मुझे बातों में घुमाने की आदत तो है नहीं, मैं ठहरी एक ठगनी, इसलिए सीधी काम की बात करूंगी। तुम्हारे पास जो भी धन है वो निकाल करके मुझे दे दो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगी। यश बोला, अच्छा, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, भला मेरे पास कहाँ से पैसे आए? रूपवती ने क्रोधित होकर खंजर निकाल लिया और उसे डराते हुए कहा कि देखो, चुपचाप मुझे अभी बता दो कि तुमने अपना धन कहाँ छिपा रखा है, वरना ये खंजर तेरे पेट में घुसाऊंगी और पिछवाड़े से निकाल दूंगी। यश बोला, उफ, इतनी खूबसूरत लड़की पर इतना गुस्सा जचता नहीं है। यह उम्र प्यार करने की है, ना कि खंजर घुसाने की। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं? रूपवती कहने लगी कि अपने पास रखो संभाल कर। इस रूपवती को पैसों के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, मुझे फालतू की चीज़ें पसंद नहीं है। चुपचाप धन निकालो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यश बोला, अरे पगली, बोला ना कि ये उम्र प्यार करने की है, मारने मारने की नहीं है, बस प्यार करने की है। तुम खूबसूरत हो, रूपवती हो, देखो मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। धन निकालते हो या फिर अभी खंजर तेरे पेट में घुसाऊं? यश बोला, अरे अरे भला ये क्या बात हुई? लेकिन रूपवती, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। रूपवती बोली, क्या मतलब? तुम्हें मारने से भला मैं क्यों खुश नहीं होंगी? जल्दी बोल कमीने, वरना तेरे पेट में ही इसको घुसा दूंगी अभी। यश बोला कि वो इसलिए कि मैं एक खूबसूरत लड़का हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, वरना तुम पूरी उम्र पछताओगी। रूपवती बोली, चुप कर, भला मैं क्यों पछताऊंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। यकीन ना हो तो इस बिस्तर के नीचे तलघर में बने उस कक्ष में झांक कर देख लो, कितने नरकंकाल पड़े हैं। अगर तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा धन कहाँ है तो तुम भी अभी उन कंकालों में ही शामिल हो जाओगे। यशवर्धन को इस दौरान पता चल जाता है कि वह जितना रूपवती को साधारण समझ रहा था वह उतनी साधारण नहीं है। उसे अचानक अपने ब्राह्मण दोस्त का चौथा कथन याद आता है, जिसमें उसने बताया था कि जब भी तुम किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाओ तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए हर तरीका अपना लो। उसने स्थिति को संभालते हुए कहा कि रुको रुको, मैं तुम्हें बोला ना कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी, ठीक उसी राम प्रताप की तरह। रूपवती बोली, क्या? ये राम प्रताप कौन है? यश बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ। रूपवती बोली, जल्दी बताओ, वरना ये खंजर तुम्हारे पेट में घुसा ही दूंगी मैं। यश बोला, अरे अरे रुको तो सही, तो सुनो, एक बार एक राम प्रताप नाम का व्यक्ति था। रूपवती बोली, फिर? यश ने कहा कि वो बहुत गरीब था, इस कारण उसने एक बार निश्चय किया कि विदेश जाकर के काम करे। इसलिए उसने अपने 10 वर्षीय बेटे और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर विदेश में वो चला गया। रूपवती बोली, फिर आगे जल्दी बोलो। यश ने कहा कि तो उसने बड़ी मेहनत से काम किया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। एक बार उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए एक मिठाई का डिब्बा अपने दोस्त के हाथ भेज दिया, क्योंकि वो धन इकट्ठा करना चाहता था। अब रूपवती बोली कि फिर आगे क्या हुआ? यश ने कहा, फिर उसका दोस्त उसके गांव आ गया। उसने उसकी पत्नी को मिठाई का डिब्बा दे दिया। जब राम प्रताप की पत्नी ने घर पर मिठाई का डिब्बा खोला तो वो आश्चर्यचकित हो गई। रूपवती बोली, क्यों, ऐसा क्या था उस डिब्बे में? यश ने कहा, अरे अरे उस डिब्बे में हीरे मोती भरे हुए थे। रूपवती बोली, क्या, वो कैसे? लेकिन उसने तो अपनी पत्नी को बेटे के लिए मिठाई का डिब्बा भेजा था, उसमें हीरे मोती कहाँ से आ गए? यश ने कहा, सही कहा, उसने जो मिठाई भेजी थी, लेकिन ईश्वर ने उसने अपने मालिक के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर के उस मिठाई को हीरे जवाहरातों में बदल दिया। रूपवती बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर आगे क्या हुआ? यश ने कहा, फिर राम प्रताप की पत्नी ने घर में निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। राम प्रताप का घर अब गांव का सबसे अमीर बन गया। लेकिन इस बात का पता राम प्रताप को नहीं चला, उसे किसी ने नहीं बताया। इधर जब वो 5 साल बाद घर आया तो वो देरी से घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। उसने जैसे ही घर के झोंपड़ी को बड़ी हवेली में बदला हुआ पाया तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह उसी पल क्रोधित हो गया। रूपवती बोली, क्यों?
उसे तो खुश होना चाहिए था। यश बोला नहीं, वो खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसने सोचा कि उसने तो विदेश से इतना पैसा नहीं भेजा था जिससे उसने इतनी बड़ी हवेली बन सके, लेकिन वहाँ तो गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। वो गुस्से में हवेली के अंदर प्रवेश करता है। वो जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है तो देखता है कि उसके साथ एक 20 वर्षीय नौजवान सोया हुआ था। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसने अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ सोया हुआ देख करके उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने पास ही में दीवार पर लटकी हुई तलवार को उठाया और उस नौजवान के सोते हुए ही उसको मौत के घाट उतार दिया। उस युवक की चीख के साथ ही उसकी पत्नी खड़ी हुई। उसने उस नौजवान को मरा हुआ देख अपने पति को इस अवस्था में देख करके वो चौंक गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि ये क्या किया आपने राम प्रताप? बोला कि मुझे जो मुझे करना चाहिए था कुलच्छणी, तुम मेरे पीछे किसी पराये मर्द के साथ सो रही थी। यही कारण था कि तुमने इतनी हवेली बना ली। बता कमीनी, ये कौन था? राम प्रताप की पत्नी ने चीख कर कहा कि हे भगवान, जिस लड़के को आपने पराया मर्द समझ करके मारा है वो कोई और नहीं, हमारा इकलौता बेटा सोमवीर था। हाय, मेरे बेटे को मार दिया। उसी पल राम प्रताप को गहरा आघात लगता है और वो मर जाता है। अपने पति और जवान बेटे को मरा हुआ देख करके उसकी पत्नी भी सदमे से मर गई। रूपवती ने दुखी होकर कहा, हे राम, ये तो बहुत गलत हुआ। यश बोला, हाँ, राम प्रताप का पूरा परिवार उजड़ा क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने बेटे को मार दिया। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए हमेशा अक्लमंदी से काम करो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी राम प्रताप की तरह तुम पछताओगी। तुम रूपवती ने खड़ा होकर यशवदन के पेट पर वो खंजर लगाकर गुस्से में कहा, अच्छा, बात का विषय मत बदलो, चुपचाप उस धन के बारे में बता दो जो तुम लेकर के आए हो, वरना ये खंजर मैं तेरे सीने में घुसा दूंगी। चल बता। यश ने कहा कि अरे अरे, शांत तो हो जाओ। यशवर्धन उस ठगनी को अपनी बातों में उलझाकर कैसे भी करके मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। खैर, उसने मौका पाकर अगली चाल चल दी। इधर रूपवती का पिता और उसकी बड़ी बहन गहरी नींद में सो गए। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। यश को कैसे भी करके वहां से निकलना था। वह आगे कुछ सोच पाता इससे पूर्व ही उस ठगनी ने फिर क्रोधित होकर कहा कि तुम धन बताते हो या नहीं? यश ने कहा कि अरे ठहरो ठहरो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास कोई धन पैसा वगैरह नहीं है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी उसी लक्खी बंजारे की तरह कहोगी, हाय मेरे मोती, हाय मेरे मोती। रूपवती बोली कि वो कौन है, जल्दी बता वरना तुम्हारा मोती बाहर निकाल दूंगी मैं। यश ने कहा, बताता हूँ, ठहरो। रूपवती ने कहा कि तुम वो कहानी सुनाते हो या नहीं, जल्दी से बताओ वरना। यश बोला, ठीक है, एक बार लक्खी नाम का बंजारा था। रूपवती बोली, तो? यश ने कहा कि वो एक गांव में से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में बादाम, काजू, किशमिश आदि बेचता था। रूपवती बोली, फिर? यश उसके पास में एक बहुत ही वफादार कुत्ता था जिसका नाम था मोती। रूपवती ने कहा, फिर जल्दी बोलो। यश ने कहा कि तो एक बार लक्खी बंजारे को व्यापार में घाटा होने लगा। इस वजह से उसने अपने व्यापार को वापस सही रास्ते पर लाने के बजाय उसने एक सेठ जी से पैसे उधार लेने को कहा। सेठ ने उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ था ही नहीं। रूपवती ने कहा कि फिर? यश ने कहा कि फिर जब सेठ नहीं माना तो उसने अपने वफादार कुत्ते को 1 साल के लिए गिरवी रख दिया और कुछ धन लेकर के वहां से चला आया। उसने मोती को सेठ की सेवा के लिए बोल दिया और सेठ जी से कहा कि वो 1 साल बाद उसके पैसे मूल सहित वापस लौटा देगा और अपना कुत्ता वापस लेकर के आ जाएगा। रूपवती ने कहा, फिर क्या हुआ आगे? यश ने कहा कि फिर वो बंजारा वहां से चला गया। उसने व्यापार करना शुरू कर दिया, उसे मुनाफा होने लगा। इधर मोती भी अपने सेठ जी की सेवा में लगा हुआ था। एक रोज 4 लुटेरों ने सेठ जी की दुकान को लूट लिया। मोती ने उन्हें देख लिया, लेकिन अगर वो उस वक्त उन पर भौंकता तो फिर वो लुटेरे उसे मार देते।
रूपवती बोली तो फिर क्या हुआ, जल्दी बोलो। यश ने कहा फिर वो उन लुटेरों का पीछा करते हुए जाने लगा। सभी लुटेरे गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने समय की नजाकत को ध्यान में रख करके उन पैसों को उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दफना देने का सोचा, क्योंकि क्या पता उनके पास पैसे होने की वजह से राज्य का राजा उन्हें दंडित कर देता। अब रूपवती बोली फिर। यश ने कहा कि फिर वो वहां से चले गए। मोती सेठ जी के घर वापस आ गया। अगले दिन जब से दुकान के लुट जाने का सेठ जी विलाप कर रहा था, तो मोती ने सेठ जी की धोती को अपने मुंह में पकड़ करके खींचना चाहा। पास में ही खड़े एक मुखिया की नज़र जब मोती पर पड़ी तो उसने सोचा कि, और सेठ जी से कहा कि ये कुत्ता किसका है। सेठ जी ने कहा कि यह कुत्ता तो लक्खी बंजारे का है। मुखिया बोला कि यह कुत्ता मुझे बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है और शायद यह आपको कहीं ले जाना चाहता है, तभी यह आपकी धोती खींच रहा है। सभी लोग हाँ हाँ कहने लगे। सेठ जी, मुखिया जी सही कह रहे हैं, हम इस कुत्ते के साथ साथ चलते हैं। फिर मुखिया जी और पूरा गांव कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। मोती ने पेड़ के नीचे पहुंच करके उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जहां वो धन छुपाया गया था। गांव वालों ने उस जगह को खोदा तो सेठ जी के सारे पैसे निकल आए। सेठ जी ने मोती के माथे को चूमा और वो बहुत खुश हुए। घर आकर उन्होंने बही के कागज़ को निकाला जिस पर उन्होंने लक्खी बंजारे को दिए गए धन का उल्लेख किया था। रूपवती बोली फिर क्या हुआ। यश ने कहा कि फिर उन्होंने उस कागज़ को एक ताबीज़ में डाला और मोती के द्वारा किए गए बहादुरी और बुद्धिमानी कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी लिखा कि वो मोती को तुम्हारे पास आने के लिए छोड़ रहे हैं और पूरे पैसे और उसका ब्याज मोती की बहादुरी के मद्देनज़र माफ़ कर रहे हैं। उसने उस ताबीज़ को मोती के गले में डाल दिया और मोती को अपने मालिक के पास जाने के लिए बोल दिया। अब मोती को सेठ जी के निर्णय पर बहुत खुशी हुई। वो दौड़ता हुआ अपने मालिक लक्खी बंजारे के घर की तरफ जाने लगा। इधर लक्खी बंजारे ने भी मोती को छुड़ाने के लिए वो मूलधन और उसका ब्याज इकट्ठा कर लिया था, इसलिए वो सेठ जी की दुकान की तरफ आ रहा था। गांव से बाहर मोती को अपनी ओर आता देखकर लक्खी बंजारे को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे शक हुआ कि मोती जानबूझकर सेठ जी की दुकान को छोड़कर भाग कर आया है। इसलिए उसने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और मोती को जान से मार दिया। मोती का सर जैसे ही दूर गिरा तो उसमें डाला गया एक ताबीज़ लक्खी बंजारे के पैरों में आकर के गिरा। उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसने अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपने गुस्से में अपने सबसे प्यारे और वफादार मोती को मार दिया, पर वहीं पर ही हाय मोती करता हुआ वो भी मर गया। रूपवती बोली हे राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। यश ने कहा हाँ सही कहा, अगर तुमने भी मुझे मार दिया तो तुम भी उसी लक्खी बंजारे की तरह कहोगी हाय मेरे हर्षवर्धन, हाय मेरे हर्षवर्धन। रूपवती बोली तुम चुप करो और चुपचाप उस धन का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यश ने कहा कि लेकिन मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। रूपवती बोली अच्छा, तो फिर कोई प्रेम कहानी सुनाओ। फिर लेकिन अब की बार वाली कहानी का अंत बुरा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सीने में ये खंजर घुसेड़ दूंगी। यश को उसी पल पता चलता है कि ठगनी उसकी कहानी सुनने की कला से प्रभावित हो रही है, इसलिए उसे अब ठगनी को हराने के लिए अगली चाल चलनी थी। अचानक उसकी नज़र उसके हाथ में उस नशे की डिबिया पर पड़ी जो उसे वो बेहोश करने के लिए लाई थी। वह जब कुछ देर नहीं बोलता है तो रूपवती को क्रोधित होकर के उसने कहा कि कहानी सुनाते हो या तुम्हें अभी मार दूं। यश बोला सुनाता हूं, लेकिन पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये डिबिया किस चीज़ की है। रूपवती बोली डिबिया को देखते हुए कि ये ऐसे तो मैं तुम्हें बेहोश करने के लिए लाई थी। यश बोला ओह, इससे कोई बेहोश कैसे होता है, क्या है ना, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। रूपवती बोली अच्छा, ये तो बहुत आसान होती है। फिर उसने डिबिया को खोला, फिर कहा कि सबसे पहले इसे खोलो। यश ने कहा फिर। रूपवती ने उस डिबिया को खोलकर फिर अपनी नाक के पास ले जाकर कहा कि फिर इसे जिस इंसान को बेहोश करना हो उसकी नाक के पास ले जाओ।
यश बोला फिर। रूपवती यश की बातों में इतना ज़्यादा खो गई कि इस कारण उसे आभास नहीं होता है कि वो डिबिया बिल्कुल उसकी नाक के पास है। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि फिर जब वो व्यक्ति सांस लेगा तो वो वहीं बेहोश हो जाएगा और फिर उसके साथ जो करो वो कर सकते हो। रूपवती ने अज्ञानतावश उस डिबिया के पदार्थ को सूंघ लिया और वो वहीं बेहोश हो गई। यशवर्धन मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, शाबाश, तुम तो गई। और उसी पल रूपवती बेहोश हुई। उसे अब उस घर में से शीघ्र ही निकलना था क्योंकि रात का चौथा पहर शुरू होने वाला था। वो इधर उधर रस्सी की तलाश करने लगा और इधर रूपवती की जो बड़ी बहन थी वो जो है जागने वाली थी और वो लगभग जाग ही जाती है। यशवर्धन रस्सी की तलाश में उस कमरे के बाहर आ जाता है। उधर अनंत प्रिया की नींद खुल जाती है। यशवर्धन को रस्सी तो मिल जाती है लेकिन इतने में अनंत प्रिया अपने कक्ष से बाहर आ जाती है। उसे यशवर्धन के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। इस कारण उस आवाज़ की दिशा में वो आगे बढ़ती है। यशवर्धन के हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो एक अंधेरे कोने में छिप जाता है। अनंत प्रिया आवाज़ लगाती है, कौन है वहाँ? यशवर्धन डर के मारे उस कोने के आगे तक छिप जाता है। अनंत प्रिया उसकी तरफ बढ़ रही है। अनंत प्रिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर यशवर्धन ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में ली गई उस बेहोश कर देने वाली दवा की जो डिबिया थी उसको खोला और अचानक अनंत प्रिया का मुंह दबोच लिया। इस कारण वो हो हल्ला नहीं कर पाई और फिर उसने उस डिबिया को उसकी नाक के पास लगा दिया। शीघ्र ही वो भी बेहोश हो गई। यह यशवर्धन ने अपने हिम्मत से अनंत प्रिया को बेहोश कर दिया। फिर उसने उस रस्सी को उठाया और उस कक्ष में वो उस कक्ष में गया। उसने चारपाई पर एक पायदान से उस रस्सी को बांधा और अपना सामान नीचे लटकाया और खिड़की के अंदर से होते हुए नीचे की तरफ जाने से पहले उसने रूपवती की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा ठगनी, मज़ा आया तुम्हें हारने में। फिर वह उसी पल उनके अस्तबल में गया। उसने एक पतले से घोड़े को खोला और उस पर चढ़ गया। शीघ्र ही वो उज्जैन नगरी पहुंचा। इधर ठग और उसके परिवार को पता चला कि वो लड़का भाग गया है तो उन्होंने अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। खास तौर से रूपवती को, जिसे अपने रूप और बुद्धि पर बहुत घमंड था, वो चकनाचूर हो गया। एक व्यापारी पुत्र ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये सब हुआ उस ब्राह्मण पुत्र श्रीदत्त के उन 4 कथनों की वजह से। हर्षवर्धन को आभास हो गया कि निसंदेह उसके दोस्त के चारों कथन उसके सोने के सिक्के से भी महंगे हैं। हर्षवर्धन ने उज्जैन में अपना व्यापार पुनः स्थापित किया। उसने वहीं पर उस एक व्यापारी की पुत्री से शादी भी कर ली। 2 वर्ष के अंतराल के बाद यशवर्धन अपने माता पिता से मिलने अपने नगर सृष्टिपुर अपनी पत्नी के साथ आया। उसके माता पिता को उसकी बहादुरी और उसकी बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। उनका व्यापार पुनः पटरी पर लौट आया। यशवर्धन ने साबित कर दिया कि अगर धैर्य से काम लिया जाए तो मुश्किल से भी मुश्किल शत्रु को पराजित किया जा सकता है। तो देखिए, ये कहानी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी भी है और एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। इन सभी बातों से हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए और इनको अपने जीवन में बिल्कुल एक आधार बना करके चलना भी चाहिए। जिन भाइयों को कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कहानी लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।